नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियोस जो थी उसमें जो है वॉइस नहीं आई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आप लोगों ने भी कमेंट करके मुझे बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम्स है। अगर बताते तो मैं उसे ठीक कर लेता। आज मैंने चेक किया इसे तो जो है उसमें साउंड ही नहीं था। डिवाइस जो वॉइस रिमूवर होता है उसकी वजह से पूरी तरीके से वो ख़राब हो चुका था। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज कल की भी वीडियोस और आज की भी वीडियोस दोनों में फिर से करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो जो है 1 घंटे की होगी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो चलिए सीधा देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। स्टोन डी का प्रयोग डैश से संग्रहण परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो स्टोन डी का प्रयोग ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रीन स्टोन से डी स्पेस के संग्रहण परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न, कोहा का विकास किया गया। कोहा का विकास किसके द्वारा जो है किया गया था? तो कोहा का विकास जो है कैपिटो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड में जो है किया गया था। कोहा को 1999 में न्यूजीलैंड में जो है होरो वेहुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए जो है कैपिटो कम्युनिकेशन द्वारा बनाया गया था। और इसकी स्थापना जो है जनवरी 2000 से लाइव हुई। 2000 से जो है कंपनी ने कोहा के व्यावसायिक सहायता प्रदान करना जो है शुरू किया और आज 20 से अधिक हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कैपिटो कम्युनिकेशन लिमिटेड इंडिया है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि एआईपी का उपयोग होता है, किसमें होता है? तो आलेखित प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ के लिए होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जो है किया जाता है। ठीक है। एपीआई जो है, एपीआई का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखा ही है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसका नाम है। और ये जो है सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए जो है दिनचर्या, प्रोटोकॉल और उपकरणों का एक सेट होता है। एक एपीआई निर्दिष्ट करता है कि सॉफ्टवेयर घटकों को कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस घटकों के जो है प्रोग्रामिंग करते समय एआईपी का उपयोग जो है किया जाता है। एक अच्छा एपीआई जो है सभी बिल्डिंग्स ब्लॉक्स प्रदान करके एक प्रोग्राम जो है विकसित करना आसान बनाता है। तो आप समझ गए होंगे एपीआई क्या करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लोन एक खुला स्रोत है। क्लोन जो है एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा ILMS। ठीक है, LIMS, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, प्लोन एक स्वतंत्र और खुला स्रोत सामग्री प्रबंधन जो है प्रणाली है, जो जोन एप्लीकेशन सर्वर के शीर्षक पर जो है निर्मित है। प्लोन एक इंटरप्राइजेस जो है आपका CMS के रूप में तैयार किया गया और आमतौर पर जो है इंट्रानेट के लिए बड़े और संगठनों की वेब उपस्थिति के हिस्से के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मैंने आपको जो है ILMS हमने बताया। इसका राइट आंसर जो है विषय प्रबंधन प्रणाली होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोहा ILMS इस भाषा का उपयोग करके लिखा जाता है। तो पर्ल भाषा का उपयोग जो है कोहा के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है एक रिपोजिटरी होगा और रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है ना। तो ई प्रिंट एक खोज दस्तावेज का एक डिजिटल संस्करण है। यह एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी का जो है निर्माण के लिए जो है स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो
मेटा डाटा हार्वेस्टिंग के लिए ओपन आईकॉर्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल के अनुरूप है। यह आमतौर पर जो है दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली में देखी जाने वाली कई विशेषताओं को साझा करता है। यह मुख्य रूप से जो है संस्थागत रिपोजिटरी और वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ई प्रिंट को जो है साउथम टॉम जो है स्कूल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय में जो है विकसित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीडीएस आईएस में सीडी अक्षरों का प्रयोग जो है किनके लिए किया गया है, यानी कि आपसे यही कह रहा है कि सीडीएस और आईएस का पूरा नाम जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, उसमें सीडी का क्या नाम होगा। यहाँ पे सीडी का नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटरकृत प्रलेखन, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सीडीएस आईएस के पूरे नाम की, तो इसका पूरा नाम होगा कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। और यूनेस्को द्वारा इसे निर्मित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डाटाबेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिलेशन डाटाबेस नहीं है, क्वेश्चंस यही पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्स नहीं है, ऑप्शन डी। देखिए, एक रिलेशन डाटाबेस जो है औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं का जो है एक सेट है, जिसमें से जो है डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, या डेटाबेस तालिकाओं को जो है पुनर्गठित किए बिना कोई अलग अलग तरीकों से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसी रिलेशन डाटाबेस का मानक उपयोगकर्ता और अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई संरक्षित क्यूरी भाषा या एसक्यूएल यानी कि है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सम्मिलित करना है, सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो ड्रूपल जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, ये आपका अंतर वस्तु प्रबंधन सेवा है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। और जो है मॉड्यूल जो दिया हुआ है ये अधिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। और डी स्पेस जो दिया हुआ है ये डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। और न्यू जेन लिब जो है ये एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, पहले का ए का जो है 3, बी का 4 किसमें है, ये 2 ही देख लीजिए, तो सी में है ना। ऑप्शन सी राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है समुदाय समुदाय किस निम्नलिखित डिजिटल ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, यानी कि कम्युनिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, किसका हिस्सा है। तो ये डी स्पेस का हिस्सा है। देखिए, डी स्पेस जो है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, तथा GS मैं लिख दे रहा हूँ GSDL है ना, इसका शॉर्ट नाम है। पूरा नाम होगा आपका ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को मिलान करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को मिलाना है। तो ये वर्चुआ जो दिया हुआ है, वर्चुआर जो दिया हुआ है, ये VTS LS जो है ये वर्जीनिया से रिलेटिव है वर्चुआ, यानी कि ए का 4। और आपका एलिस जो दिया हुआ है इसमें, ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटिव है, यानी कि ए का 4, बी का 3, ए का 4 और बी का 3, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, ओ सॉरी, आप ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन से मुफ्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है कह रहा है इसमें। तो एयर ग्रीन ये भी है, न्यू जेन लिब ये भी है, ये दोनों है, लेकिन बिब्लियोसिस ये नहीं है, वर्चुआ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 1 और
4 जो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, 1 और 4। तो ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर है 1 और 4। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से एसक्यूएल किस पर आधारित है। एसक्यूएल जो है किस पर आधारित है। तो बैंड ऑफ वर्ड्स विश्लेषण से रिलेटिव है, यानी कि रिलेशन अलजेब्रा से है, और उद्धरण विश्लेषण से रिलेटिव है। ये आपका 2 और 3 से रिलेटिव है। देख लीजिए ऑप्शन किस में है, 2 और 3 ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान कीजिए। सहायक सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो इसमें ड्रैगन और जॉस 2 और 3 है, ठीक है। ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन सी में हमारा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोहा किस भाषा में लिखा जाता है। कोहा जो है किस भाषा में लिखा जाता है। तो बताया ही आपको कि पर्ल भाषा में लिखा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। लाइब्रेरी के लिए जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है कौन कौन से यहाँ पे हैं। तो न्यू जेन लिब ये भी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका, और आप सोल भी है ना, और कोहा है, लिप्सिस नहीं है, ठीक है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी 1, 2 और 4 हैं। 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में है हमारा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न भी जो है सूची मिलान करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को मिलान करना है। एक तरफ सॉफ्टवेयर दिया हुआ है और एक तरफ जो है स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो न्यू जेन लिब जो है ये 2005 है, 2005 में आया था। और लिप्सिस जो है 1984 में आया था। कोहा आपका जो है 2000 में आया था, 1999 लास्ट, यानी कि 30 जनवरी 2000 में इसका पहला प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो 1999 में किया गया था न्यूजीलैंड में, ठीक है। लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए कप्टो कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था, और इसे लॉन्च जो है 30 जनवरी को किया गया था। तो ये 2000 होगा, ठीक है, 30 जनवरी 2000। और ओपन बिब्लियो जो इसमें दिया हुआ है ये 2002 होगा। तो इसमें देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागारों निक्षेपागारों की जो है यहाँ पे पहचान करना है। यहाँ पे जो है पहचान करना है कि कौन सा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया हुआ है यही राइट है, सी और डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को करना है। ABCD जो है ये आपका ब्राजील से रिलेटिव है। ABCD जो है ये आपका ब्राजील से रिलेटिव है। और कोहा जो है ये न्यूजीलैंड से रिलेटिव है ना, न्यूजीलैंड से। वेबलिन आपका पोलैंड से रिलेटिव है। वेबलिन पोलैंड से रिलेटिव है। एवरग्रीन जो है ये USA से रिलेटिव है। तो ए का जो है 3 होगा, बी का जो है 2 होगा। देखिए किसमें राइट आंसर है, ऑप्शन जो है ए में ही राइट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय निक्षेपागार ई ज्ञान कोष का जो है अनुपालन किसने किया। अनुपालन जो है किसने किया। तो इग्नू ने जो है किया है। और ये ई ज्ञान कोष जो है 2005 में जो है आया था, और यह जो है लर्निंग रिसोर्स रिपोजिटरी सुविधा जो है
उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि WINISIS यानी कि विंसिस, ठीक है, विंसिस के निम्नलिखित रचना घटकों को जो है उपागम के अनुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि सीक्वेंस के अनुसार जो है इसे व्यवस्थित करना है विंसिस को। तो सबसे पहले इसमें आपका जो है ETD आ जाएगा, ई नहीं, ये F है, ठीक है, ये F है, FTD होगा। तो ये जो है FTD होगा, ठीक है, ETD यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, FTD है, ठीक है, FTD हो जाएगा, फिर आपका वर्कशीट हो जाएगा, फिर प्रिंट फॉर्मेट हो जाएगा, और लास्ट में जो है FST होगा आपका। तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है, विंसिस के ये घटक हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे चिन्हित करना है। तो सबसे पहले निरंतरता और विकास आ जाएगा, प्रयोग की सरलता, और उसके बाद प्रलेखी करण और समर्थन हो जाएगा, और लास्ट में जो है पारदर्शिता हो जाएगा। पारदर्शिता नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, ठीक है, ये होगा निरंतरता और प्रलेख, और यानी कि ए, बी और डी होगा इसका राइट आंसर। ए, बी और डी, ऑप्शन ए में ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को उनके लॉन्चिंग के वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो कोहा मैंने आपको बताया है कि 1999 2000 है, ठीक है, और PHP माई लाइब्रेरी जो है ये 2004 है, और न्यू जेन लिब जो है ये 2005 है, और आपका ABCD जो है ये 2007 है। तो देखिए किसमें है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेटवर्क को जो है निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। असुरक्षित जो है क्या करता है, तो पासवर्ड कैप्चर करता है, ठीक है। पासवर्ड कैप्चर एक प्रकार का पासवर्ड जो है मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, और यह जो है सॉफ्टवेयर नेटवर्क एडाप्टर से गुजरने वाले पासवर्ड को जो है कैप्चर करता है। यह इस प्रकार जो है सॉफ्टवेयर निम्नलिखित प्रोटोकॉल के पासवर्ड को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं, जैसे POP3 हो गया, IM4P4 हो गया, SMTP हो गया, FTP हो गया, HTTP हो गया। ये सभी कुछ पासवर्ड कैप्चर सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि सूचना को लोकस, ठीक है, सूचना को जो है लोकस यानी कि LOCKSS के माध्यम से संगठित और परीक्षित करना अधिक प्रभावी है अपेक्षाकृत किसी पूरा लेख संग्रह की सदस्यता लेने के। तो ये तो सही है। आगे देखते हैं। कारण है कि कोई भी सूचना जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है उसे इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पूरा लेख संग्रह के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और
डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालय के व्यावसायिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोत की उपलब्धता को संभव बनाया। तो 1993 ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा 1993। ठीक है। एक वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है सूचना संसाधनों को पुनः प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। और 1980 के दशक में जो है के मध्य में जो है हाइपरलिंक किए गए अनुप्रयोग के रूप में जो है वेब ब्राउज़र में आने वाले पूर्ववर्ती और इसका अनुसरण करते हुए टिम बर्नर-ली ने जो है 1990 में पहला वेब सर्वर जो है और पहला वेब ब्राउज़र जो है विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? टिम बर्नर-ली को, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब और बाद में जो है नेक्सस के नाम में जो है बदल दिया गया। मार्क आर्ट्रेसन ने जो है 1993 में मोज़क और बाद में जो है नेटस्केप को विकसित किया। मोज़क एक ग्राफिकल ब्राउज़र जो अंततः कई कार्यालयों और घरों के कंप्यूटर पर जो है चलता था। यह पहला वेब ब्राउज़र था जो गैर तकनीकी उपयोगकर्ता के लिए मल्टीमीडिया सामग्री लाने का लक्ष्य रखता था। 1994 में नेटस्केप ने जो है नेविगेटर रिलीज किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1993 होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सभी इंटरनेट उपभोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयोग संलग्न साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता कहलाता है। प्रश्न थोड़ा लंबा है, वीडियो को रोक लीजिए और आराम से इसको देखिए, फिर आगे बढ़िए। तो इसका राइट आंसर है नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है। नेट जो होता है, नेट तटस्थता एक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी और सरकारों को इंटरनेट के डाटा को समान मानना चाहिए और समान रूप से प्रोवाइड करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट जो है आपका पहली बार कोलंबिया विश्वविद्यालय में मीडिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो थे टिम वू द्वारा जो है 2003 में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डिजिटल संकेतों को एनालॉग जो है संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉड्यूलेशन। देखिए, मॉडम जो होता है ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो है संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में जो है भेजती है और एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है, उसे डीमॉड्यूलेटर करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। ये किसी संचरण के माध्यम और अंकीय मशीन के बीच जो है संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए जो है किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रेसग्राही। ठीक है, ऑप्शन ए प्रेसग्राही। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि i10 इंडेक्स वाज क्रेडिट बाय। i10 इंडेक्स को किसने स्थापित किया? तो ये गूगल स्कॉलर के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, i10 को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया को चिन्हित कीजिए। मीडिया को जो है चिन्हित यहाँ पे करना है। तो इंफ्रारेड होगा और माइक्रोवेव। ठीक है, ये दो होंगे।
बी और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में है, बी और सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ISDN सेवा है? कौन सी जो है ISDN सेवा है? इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए ताकि आपके पूरा समझ में आए। टेलीटेक्स्टेड, वायरस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, 2, 3 और 4 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ISDN की विशेषताएं कौन सी हैं? ISDN की विशेषताएं जो है कौन सी हैं? तो कोष्ठक सृजित करना और संयोजित करना और वेब पृष्ठों पर जाने का प्रोग्राम। 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। 3 और 4 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसे जो है सम्मिलित करना है, लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है इसे सम्मिलित करना है। ISDN, ठीक है, ISDN जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटिव है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटिव है। और URL जो है ये वेब से रिलेटिव है, वेब से रिलेटिव है। फायरवॉल जो है ये इंटरनेट में अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा के लिए है। फायरवॉल ऑप्शन 4 होगा। और HTTP जो है आपका सूचना के अंतरण के लिए इंटरनेट मानक से रिलेटिव है। तो देखिए इसमें किसमें है राइट आंसर? ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों में क्या आवश्यक होना चाहिए? क्या आवश्यक होना चाहिए? तो सहयोग की महत्वाकांक्षा भी होना चाहिए, सक्रिय रूप से लगे रहने की ईमानदारी भी होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर सूचना एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्काइप है, स्काइप जो है क्या है? तो ये आपका दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइबर चेतावनी 5.0 है। साइबर चेतावनी जो है 5.0 क्या है? तो ये ऑनलाइन माध्यम या संचार मॉनिटरिंग प्रणाली है। ऑप्शन सी होगा। देखिए साइबर अलर्ट 5.0 जो है ये समाचार मॉनिटरिंग कंपनी में इसके ब्रांड और उत्पादों और योगियों के बारे में जो है स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समाचारों की जो है निगरानी और क्लिप करता है। आज की सबसे व्यापक और लागत प्रभावी सेवा जो है साइबर अलर्ट 5.0 आपको जो है अपनी स्वयं की प्रेस विज्ञप्ति के सभी स्थानों को खोजने और उन्हें क्लिप करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि कहीं जाना पड़ रहा है, तो 30 मिनट ही रख रहे हैं और कर के लिए जो है फिर से मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। तो मिलने बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, धन्यवाद।